नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोस। बहुत स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले यूपी टेट 2021 साथ ही साथ आपके जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रुधिर दाब मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है बैरोमीटर, ऑप्शन बी सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी स्टेथोस्कोप या फिर ऑप्शन डी स्फिग्मोमैनोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी स्फिग्मोमैनोमीटर। दोस्तों जो रुधिर है, रुधिर की गति यानी कि हृदय की गति मापने के लिए हम स्टेथोस्कोप का यूज़ करते हैं। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है और भूकंप को मापने के लिए सिस्मोग्राफ किया जाता है। तो याद रखिएगा ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई रुधिर समूह की खोज यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। और अगर आपसे पूछा जाता है रुधिर परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा विलियम हार्वे ने की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई या फिर 5 जून। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 22 मार्च। दोस्तों विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप सबको पता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तीनों बहुत कंफ्यूज करते हैं, तीनों डेट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ओजोन संरक्षण हेतु इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल चलाया गया? ऑप्शन आपके सामने है क्योटो प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी यूनियन प्रोटोकॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। दोस्तों ओजोन संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल चलाया गया था, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड पर नियंत्रण के लिए क्योटो प्रोटोकॉल चलाया गया था। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किस समिति के द्वारा की गई? ऑप्शन आपके सामने है LM सिंघवी समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता समिति या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति। दोस्तों आपको पता है कि 1957 में सबसे पहली बार बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी। उसके बाद 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में सबसे पहली बार त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। उसके बाद 1977 में अशोक मेहता समिति आई थी, इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चावल को धोने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन ई। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विटामिन बी। दोस्तों चावल को धोने पर विटामिन बी नष्ट हो जाता है। यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, तो रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है और विटामिन ई की कमी से, याद रखिएगा, आपकी स्किन संबंधी बीमारियां होने लगती है। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है जड़, तना, पत्ती या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी तना। दोस्तों आलू का खाने योग्य भाग तना है। यहीं पर अगर आपसे क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है कि आलू इनमें से क्या है, आपके सामने ऑप्शन दिया जाएगा जड़, तना या पत्ती, तब भी आपका आंसर होगा तना, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने आपको ट्रिक पहले भी बता दिया है कि अगर आपसे कभी भी आलू इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछे जिसमें तने के बारे में क्वेश्चन पूछे, तो आप ट्रिक को याद रखेंगे कि अगर आप आलू और अरवी की सब्जी बनाते हैं, उसमें जिन जिन चीज़ों का यूज़ करते हैं वो सब क्या है, तना है। जैसे अगर आप आलू और अरवी की सब्जी बनाएंगे, आप आलू यूज़ करेंगे, आप हल्दी यूज़ करेंगे, आप लहसुन यूज़ करेंगे, आप प्याज यूज़ करेंगे और आप अरवी यूज़ करेंगे। तो ये सब के सब क्या है, तना है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रेशम पालन क्या कहलाता है? ऑप्शन आपके सामने है एपी कल्चर, पीसी कल्चर, सेरीकल्चर या फिर हॉर्टिकल्चर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सेरीकल्चर।
दोस्तों रेशम पालन सेरीकल्चर कहलाता है, मधुमक्खियों का पालन एपीकल्चर कहलाता है और मछलियों का पालन पीसीकल्चर कहलाता है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती है? ऑप्शन आपके सामने है 10 जोड़ी, ऑप्शन बी 14 जोड़ी, ऑप्शन सी 8 जोड़ी या फिर ऑप्शन डी 12 जोड़ी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 जोड़ी। दोस्तों मानव शरीर में 12 जोड़ी यानी कि 24 पसलियां होती है, जो कि आपके रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है और आगे आकर आपके सीने में स्टर्नम नामक एक हड्डी से आकर जुड़ जाती है। तो टोटल कितनी है? 24 है। और अगर आपसे पूछा जाता है कितनी जोड़ी है, तो 12 जोड़ी है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है एपिको आंदोलन, पी हेगड़े, ऑप्शन बी चिपको आंदोलन, SL बहुगुणा, ऑप्शन सी नर्मदा बचाओ आंदोलन, मेधा पाटकर और ऑप्शन डी शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे। ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पे एपिको आंदोलन का संबंध पी हेगड़े यानी कि पांडुरंग हेगड़े से है, बिल्कुल सही है। चिपको आंदोलन का संबंध SL बहुगुणा यानी कि सुंदरलाल बहुगुणा से है, बिल्कुल सही है। नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी कि मेधा पाटकर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। लेकिन शांत घाटी आंदोलन बाबा आमटे से संबंधित नहीं है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, रामसर अभिसमय यानी कि कन्वेंशन भारत जिसका एक हस्ताक्षर करता है किसके संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग से संबंधित है? यानी कि सिंपल भाषा में पूछूं तो आपसे ये पूछा है कि भाई रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है, यानी कि रामसर कन्वेंशन का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने है आर्द्र भूमियों से, ऑप्शन बी आनुवांशिक संसाधन से, ऑप्शन सी खानों से या फिर ऑप्शन डी वन भूमियों से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आर्द्र भूमियों से। दोस्तों रामसर कन्वेंशन का संबंध आर्द्र भूमि मतलब दलदली भूमि से है। और अगर आपसे पूछा जाता है रामसर सम्मेलन यानी कि रामसर कन्वेंशन कब शुरू हुआ था, तो 1971 में शुरू हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत में टोटल कितने रामसर साइट्स है, तो टोटल 42 है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से कौन सा समूह वायुमंडल की संरचना का सही क्रम है? यानी कि आपको बताना है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, बाह्य मंडल, आयन मंडल, इनका नीचे से ऊपर का सही क्रम क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और आयन मंडल। दोस्तों मान लीजिए पृथ्वी है, इसके चारों ओर वायुमंडल की परतें पाई जाती है, तो इनका जो सही क्रम है इसमें सबसे पहले है क्षोभ मंडल, फिर है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल और उसके बाद बाह्य मंडल। क्षोभ मंडल जिसे संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल कहा जाता है, और मध्य मंडल की बात करें तो इसका तापमान सबसे कम होता है, लगभग -80 डिग्री सेल्सियस से लेकर -100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा शहर स्वर्ण चतुर्भुज मार्ग नेटवर्क में शामिल नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली या फिर चंडीगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी चंडीगढ़। दोस्तों जो भारत है, भारत की अगर बात करें तो अगर आप मैप देखेंगे, अगर हम मैप देखें तो यहाँ पर याद रखिएगा कि यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पे मुंबई है, यहाँ पे चेन्नई है और यहाँ पे कोलकाता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना सड़कों के द्वारा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने की एक योजना है, जिससे कि भारत के चारों हिस्सों में, चारों कोनों में सड़क सुविधा उपलब्ध हो, ठीक है ना। तो इसको 2000 में चलाया गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में। तो इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा राज्य शामिल नहीं है, यानी कि कौन सा स्थान शामिल नहीं है। चंडीगढ़ इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन बी और ए, विटामिन बी ए और सी, ऑप्शन सी है विटामिन बी और सी या फिर ऑप्शन डी है विटामिन ई और के। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी विटामिन बी और विटामिन सी। दोस्तों एक होते हैं जल में घुलनशील विटामिन, एक होते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। तो वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो के, ई, डी और ए, ये चारों जो होते हैं ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और वी और सी जो है वो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। आपसे पूछा है जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो विटामिन बी और सी है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, लोहे में जंग को रोकने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है क्रोमियम, ऑप्शन बी जिंक, ऑप्शन सी एल्यूमिनियम या फिर ऑप्शन डी बेरियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जिंक।
दोस्तों लोहे में जंग को रोकने के लिए इसमें जिंक मिलाया जाता है। और जो बेरियम है, बेरियम का यूज़ आतिशबाजी जितने भी आइटम होते हैं, यानी कि जो आप रॉकेट वगैरह जो दिवाली में यूज़ करते हैं, उनमें जो रंग आता है वो बेरियम की वजह से आता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है कोलकाता, नौहासेवा, पारादीप या फिर विशाखापत्तनम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नौहासेवा। दोस्तों नौहासेवा बंदरगाह जो कि महाराष्ट्र में है, ये पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। चलिए थोड़ा सा बंदरगाहों को देख लेते हैं और उसे समझ लेते हैं कि आखिर नौहासेवा बंदरगाह कहाँ पर है। मान लीजिए कि ये इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप को अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपके सामने गुजरात में कांडला बंदरगाह, महाराष्ट्र में नौहासेवा बंदरगाह, और उसके बाद गोवा में मारमागोवा बंदरगाह, कर्नाटक में मिलेगा आपको न्यू बंगलोर बंदरगाह, केरल में मिलेगा आपको कोच्चि बंदरगाह, तमिलनाडु में 3 बंदरगाह मिलेंगे। कौन कौन से? तूतीकोरिन, चेन्नई और एन्नोर बंदरगाह। और उसके बाद आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम बंदरगाह, और उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह, और कोलकाता मिलेगा आपको डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो यहाँ पर मुंबई बंदरगाह जो कि पश्चिमी तट में स्थित है, क्योंकि इस तट को हम कहते हैं ईस्ट यानी कि पूर्वी तट, और इधर को कहते हैं हम वेस्ट यानी कि पश्चिमी तट। जो नौहासेवा बंदरगाह है वो पश्चिमी तट में महाराष्ट्र में स्थित है, इसलिए ये जो है वो पूर्वी तट में स्थित नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से वह कौन सा शब्द है जिसे संविधान 42वां संविधान संशोधन द्वारा जो 1976 में जोड़ा गया उसमें शामिल नहीं था? ऑप्शन आपके सामने है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गरिमा या फिर अखंडता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गरिमा। दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, जो कि 1976 में हुआ था, इसके तहत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता इन शब्दों को जोड़ा गया था, लेकिन गरिमा शब्द को नहीं जोड़ा गया था। और याद रखिएगा, इसी 42वां संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 का के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिनकी संख्या इस समय 11 है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन आपके सामने है राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी है अजीत सिंह, ऑप्शन सी है वी.डी. सावरकर, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वी.डी. सावरकर। दोस्तों अभिनव भारत की स्थापना 1904 में वी.डी. सावरकर ने की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन आपके सामने है राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्य का मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट के द्वारा देंगे, हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। दोस्तों ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें